सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपकी सेवा में। और आज फिर फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिशेस पावर के संबंध में कुछ नोट्स और उसके बाद फिर एमसीक्यूज। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं स्टडी 11 नेवर गिव अप। तो कमान दोस्तों, आइए कि सबसे पहले चैप्टर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया था वो हम के इसमें देखते हैं। थोड़ा सा पीछे की बातों को आपको मतलब फिर से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। डेथ ऑफ औरंगजेब हमने देखा था 1707 ईस्वी में हुआ, और फिर उसके बाद वीक रूलर्स हुए, और वीक रूलर्स आफ्टर औरंगजेब कुछ रूलर्स के बारे में आप लोगों को मतलब वो लिस्ट बताई थी। और फिर उसके बाद डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर होता है, और फिर जो मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन होता है तो इसका मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ रीजनल किंगडम्स होते हैं। जी हाँ, फॉर्मेशन ऑफ रीजनल किंगडम्स होते हैं, और इस तरह से फिर 1857 में जाकर के एंड ऑफ मुगल एम्पायर होता है। बहादुर शाह जफर सेकेंड को जेल भेज जाता है रंगून। और जैसा कि हमारे दोस्त ये नवेद ने अपने कमेंट बॉक्स में बताया था, बिल्कुल सही बताया था कि प्रधानमंत्री जी वहाँ गए थे और उनके कब्र की ज़ियारत भी की थी उन्होंने। चलिए, तो ये हमने यहाँ पर देखा। अब आइए सेकंड पार्ट में हम क्या आपसे शेयर करने जा रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ EIC, गेटिंग चार्टर एक्ट, मतलब गेटिंग चार्टर ऑफ 1600, और उसके बाद कमिंग ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स कंपनीज इन इंडिया, राइवलरीज एंड कॉजेज ऑफ राइवलरीज एंड द रिजल्ट आफ्टर राइवलरीज। मतलब कहने का मतलब है कि जब ये सब चीज़ें होती हैं और उसके बाद फिर MCQs होंगे। ठीक है, तो आइए पहले पड़ाव में चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ EIC के बारे में। देखिए, ये आपको मैप दिखा रहे हैं जहाँ पर कि यूरोपियंस, ये हुआ ग्रेट ब्रिटेन, और यहाँ पर हो गया पुर्तगीज, और यहाँ पर फ्रांस, और फ्रांस के इधर यहाँ पर डच होगा, और इधर फिर डेंस होंगे, यानी डेनमार्क के लोग। नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। जी हाँ, तो आइए हम आपको लेके चलते हैं। जी हाँ, तो अ ग्रुप ऑफ मार्चेंट्स हैं, इंग्लिश मार्चेंट्स। जी हाँ, इंग्लिश मार्चेंट्स, जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचरर्स। मर्चेंट एडवेंचरर्स ने एक कंपनी कायम की, फॉर्म की, जिसका नाम दिया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1599 AD में। ठीक है, और इन्होंने इस कंपनी ने चार्टर प्राप्त किया, परवाना जिसको कहते हैं परवाना, यानी परमिशन। ठीक है, ये परमिशन प्राप्त किया फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड के रूलर, जो कि उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ थी गद्दी पर, कि भाई तुम जाओ, तुम ईस्ट में अपना ट्रेड कर सकते हो। इसका मतलब है कि इसको सोल राइट मिला। सोल राइट का मतलब ये हुआ कि ईस्ट में केवल और केवल आपकी ही कंपनी जो है वहां पर व्यापार कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। यानी जैसे नीचे में यहाँ दिया होगा, नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड compete विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। चार्टर मिल गया, अब ये आएंगे तो बेनिफिट्स क्या था चार्टर का। चार्टर का बेनिफिट था कि कंपनी बिकेम कैपेबल ऑफ वेंचरिंग अक्रॉस द ओशियंस, यानी कि अब वो अपना ट्रेवल कर सकती है, अपना ट्रेड कर सकती है। तो ये उनको मिल गया, वो अब कैपेबल हो गया, सक्षम हो गया। अब आइए कि अब ये न्यू लैंड्स को एक्सप्लोर कर सकते थे, और जहाँ से वो चीप प्राइस में गुड्स खरीदते और उसको कैरी करते बैक इन टू यूरोप, और उसको सेल करते हाई प्राइसेस में। इसी तरह से कंपनी को अपने देश के किसी भी और दूसरे कंपनी से उसका कंपटीशन का भय या डर नहीं था, इसलिए कि केवल सोल राइट उनको मिला हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी को। आइए, तब क्या होता है, एक टर्म आता है मर्केंटाइल
क्या है, तो अ बिजनेस इंटरप्राइज दैट मेक प्रॉफिट प्राइमरीली थ्रू ट्रेड, बाइंग गुड्स एट चीप एंड सेलिंग देम एट हाई प्राइसेस। मान ले कि हम गए पटना गए और पटना में हमको सामान सस्ते में मिला, जी हाँ, और उसको हम अपने घर में ला करके बेचे। वहाँ हम 25 रुपया में लिए थे, तो हम यहाँ पर 50 रुपया में बेच दिए। हमको एक 25 रुपये की प्रॉफिट हो गई हमको, यानी जस्ट डबल, मतलब सेलिंग प्राइस हो गई। तो यानी कि 25 रुपये की हमको का मुनाफा हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये है कि चीप प्राइस में सामान को खरीदना और अधिक दाम में सामान को बेचना का ही सिस्टम को मार्केंटाइल कहते हैं। और फिर आइए हम यहाँ पर मार्केंटाइल में जो बाय एक्सक्लूडिंग कंपटीशन, जी हाँ, ये जो बातें हमने वहाँ कही आपको, वही चीज पॉइंट नंबर 2 में दोहराई गई है। लेकिन इस रॉयल चार्टर में एक बात का उल्लेख नहीं था कि जो दूसरे कंट्रीज के जो ये थे, क्या नाम है, दूसरे देशों के जो कंपनीज थे, उनको प्रिवेंट कैसे किया जाए, इस संबंध में इस चार्टर में कोई डिस्कशन नहीं था। यानी कि द रॉयल चार्टर हाउएवर कुड नॉट प्रिवेंट अदर यूरोपियन पावर्स फ्रॉम इंटरिंग द ईस्टर्न मार्केट्स। शाही चार्टर हालांकि दूसरे यूरोपीय शक्तियों का पूर्वी बाजारों में प्रवेश को नहीं रोक सका। ठीक है, आते हैं तो फर्स्ट शिप, इंग्लिश शिप सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यही देखिए यहाँ पर है, ये वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका हो गया। यहाँ से आते हैं ये लोग और कैप ऑफ गुड होप से होते हुए और फिर पहुँचते हैं इंडिया। जैसे ही इंडिया पहुँचते हैं तो उनको मिलता है कि अरे पुर्तगीज तो ऑलरेडी यहाँ पर के आए हुए हैं भाई, और पुर्तगीज ही नहीं बल्कि डच भी आए हुए हैं। और पुर्तगीज उस समय जो उनका बेस था, दैट वाज इन गोवा, इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, गोवा यहाँ पर होगा कहीं पर, जी हाँ, छोटा सा अभी तो स्टेट बन गया हमारा। वास्को दा गामा, a Portuguese explorer, had discovered the sea route to India in 1498। वास्को दा गामा ने 1498 में सी रूट डिस्कवर कर किया। वो कालीकट पहुंचे थे, जैसा कि आपको मालूम ही होगा। जमोरिन से उन्होंने मुलाकात की और फिर ये 2 बार आए मेरे ख्याल से, शायद। तो दूसरी बार कब आए थे वो आप लोग बताएंगे, ठीक है। तो यूरोपियन की ट्रेडिंग कंपनी जो आई इंडिया में, वो इस प्रकार है उसका सीक्वेंस। पहले पुर्तगीज आए, फिर डच आए, फिर इंग्लिश आए, तब फ्रेंच और तब डेन्स। ये इस तरह से इसकी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, क्रोनोलॉजी में सजाइए, सबसे पहले कौन, सबसे उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। चलिए नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि क्या हुआ। अब कंपनी यहाँ पर जो बेचने वाले हैं, क्या क्या चीज की बेच रहे हैं, सिल्क बेच रहे हैं, कॉटन बेच रहे हैं, पेपर बेच रहे हैं, क्लोव, कार्डामम, सिनेमम। पहले खरीदने वाले एक थे मान लेते हैं, तो क्या हुआ कि दाम कम था तो उसको प्रॉफिट ज्यादा हो गया। फिर खरीदने वाले 2 हो गए, जी हाँ, जब तो थोड़ा सा दाम और बढ़ गया जी, तो प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ। फिर खरीदने वाले तीसरे भी पहुंच गए, फिर चौथे भी पहुंच गए, फिर 5वें भी पहुंच गए। कहने का मतलब यह है कि जब सेलर्स की संख्या वही रह जाए और बायर्स की संख्या ज्यादा हो जाए, तो गुड्स का जो कॉस्ट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कंपटीशन होने लगता है और फिर कॉस्ट ज्यादा बढ़ता है। जब कॉस्ट ज्यादा पड़ेगा तो प्रॉफिट कम होगा, जब प्रॉफिट कम होगा तो फिर राइवलरीज शुरू हो गई। अब राइवलरी जो शुरू हो गई, तो राइवलरीज किन किन वेज में शुरू हुई। तो यानी कि एक दूसरे के शिप को रोक देना, एक दूसरे के रूट को रोक देना, एक दूसरे के शिप को डुबो देना, दैट वाज द नेचर। और उसके बाद जहां पर जो पॉइंट ऑफ सेल या पॉइंट ऑफ परचेज था या पॉइंट ऑफ ट्रेडिंग स्पॉट, उसको फोर्टिफिकेशन भी करने लगा। और जब फोर्टिफिकेशन करने लगा तो ऐसी अवस्था में वहां के जो लोकल रूलर्स थे, आमतौर पर
यानी रूलर से भी इनका पंगा होता गया। तो ये सिस्टम इसमें राइवलरीज हुई। जी हाँ, तो यानी कि क्या हमने देखा, एक तरफ तो कॉजेस क्या थे, यानी कि सभी के सभी खरीदार जो थे वो एक ही तरह की चीज़ों को खरीद रहे थे, इसलिए कंपटीशन बढ़ गया। जैसा कि हमने कहा आपको, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लोव्स, कार्डामम, सिनेमन। जी हाँ, तो इस तरह से जब कॉस्ट प्राइस बढ़ने लगा तो फिर सेलिंग प्राइस के बाद जो उनको प्रॉफिट होने लगा वो कम हुआ और राइवलरीज का ये कॉज बन गया, और नतीजा ये हुआ कि एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश करने लगे, और फिर यहीं से के सबके बीच में फाइट होने लगा, और रिजल्ट ये देखने में मिला, जैसा कि आपको हमने बताया, कि एक दूसरे के रूट्स को ब्लॉक करना, उसके बाद प्रिवेंटेड राइवल शिप्स फ्रॉम मूविंग विथ सप्लाईज ऑफ गुड्स, ट्रेड वॉर कैरीज ऑन द आर्म्स, यानी कि अब आर्म्स यानी सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ा। हाँ, और ट्रेडिंग पोस्ट का फोर्टिफिकेशन भी करने लगा, और ये फोर्टिफिकेशन क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट विथ इसमें लोकल रूलर्स होने लगे, और इस तरह से कंपनी को क्या करना पड़ा, पॉलिटिक्स का सहारा भी लेना पड़ा। जी हाँ, पॉलिटिक्स का सहारा, यही चीज़ तो देखेंगे हम लोग आगे चल करके। चलिए, तो आज इतना ही। तो अब हम आते हैं एमसीक्यूज पर। यह आज का पहला एमसीक्यूज यानी कि 7 नंबर, वहाँ पर छः एमसीक्यूज हमने आपके साथ डिस्कशन किया था। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग EIC। अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट एडवेंचरर्स फॉर्म अ कंपनी, द ईस्ट इंडिया कंपनी, इन 1599। जैसा कि आपने देखा, ये स्टेटमेंट सही है। एंड इन 1600 इट गॉट द चार्टर फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। ये भी स्टेटमेंट सही है। और गॉट द ग्रांट ऑफ द सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, ये भी सही है। सो ऑल आर द करेक्ट आंसर। जी हाँ, आइए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वेयर द बेनिफिट्स of getting chartered to the EIC? The company became capable of venturing across the oceans. It couldn't explore new lands from which it could buy goods at cheap price and carry them back to Europe to sell at higher price. The company did not have to fear competition from the other English trading companies. देखिए यहाँ पर 2 नंबर जो है, 2 नंबर कुड नॉट नहीं होगा या कुड होना चाहिए, इसलिए 2 नंबर इज रॉन्ग। बाकी रेस्ट दोनों जो यहाँ पर आंसर है वो सही है। ठीक है, तो मोर देन 1 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं कि व्हाट वाज और वेयर नॉट द बेनिफिट्स ऑफ गेटिंग चार्टर ऑफ द EIC। द कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज। जी सही है ये। नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड could compete with the East India Company, ये भी सही है। It also gave the power to prevent the other European powers from entering the eastern markets। नहीं, ये गलत है, तो 3 is wrong, 1 and 2 is सही, तो यहाँ पर ये हो जाएगा more than 1 is correct। जी हाँ, नेक्स्ट आते हैं हम लोग और देखते हैं क्या है ये कुछ। फाइंड आउट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी कमिंग टू इंडिया। जैसा कि हमने देखा था, सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, फिर उसके बाद डच आए थे, उसके बाद इंग्लिश और फिर फ्रेंच और डेन्स। जी हाँ, तो 3rd इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट देखते हैं और नेक्स्ट है, जी हाँ, हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया? रॉबर्ट कुक, मैगेलन, वास्को डा गामा, कोलंबस। द आंसर इज वास्को डा गामा। जी हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन के पहले 2 क्वेश्चन और है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ राइवलरीज अमंग द ट्रेडिंग कंपनीज इन 17th and 18th centuries? All the companies were interested in buying the same things. Competitions amongst the European companies inevitably pushed up the prices as these goods could be purchased, and this reduced the profits that could be earned. The only way the trading companies could flourish was by eliminating rival competitors. The urge to secure markets therefore led to the fierce battle between the trading companies. All are correct, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और सर चूंकि
टाइम नहीं है, इसका